Hello everyone, myself Monica, PGT Commerce from Government Girls Senior Secondary School Mall Town, पानीपत। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसमें आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। सो आई होप यू विल एंजॉय द होल सेशन। आप मेरे साथ टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम प्रकृति एवं कारण। व्यवसाय के बारे में आप भली भांति परिचित हो चुके हैं कि एक व्यवसाय में पैसा लगाता है और प्रबंध करता है ताकि उसको लाभ हो सके। कई बार ऐसा होता है कि उसको लाभ होने की बजाय क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो व्यवसाय में जोखिम बना रहता है। तो ये आज का जो टॉपिक है वही है कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है और उसके कारण क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या है। इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि होने की संभावना से है। जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता होती है। प्रत्येक व्यवसाय में ये पाया जाता है। हर एक व्यवसाय में जोखिम मौजूद होता है। व्यवसाय में इस विशेषता के पाए जाने का कारण व्यवसायिक क्रियाओं का भविष्य में लगातार चलते रहना है और भविष्य कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से व्यवसाय में हानि होने की संभावना को ही व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। बच्चों, जब कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय शुरू करता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे लाभ होने चाहिए। अब व्यवसाय जो है वो भविष्य में चलता है। कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय का प्रारंभ करता है वो ये सोचता है कि व्यवसाय भविष्य में लंबे समय तक चले। इस प्रकार से व्यवसाय का संबंध भविष्य के साथ हो गया और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है। व्यवसायी सोचता तो ये है कि व्यवसाय में भविष्य में लाभ होंगे, पर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लाभ होने की बजाय क्या हो जाता है, व्यवसाय में हानि हो जाती है। उसके क्या कारण होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं व्यावसायिक जोखिम की परिभाषाएं। जोखिम हानि का संयोग है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू व्हीलर। तो व्हीलर ने जो परिभाषा दी है इसमें इसने क्या कहा कि जोखिम हानि का संयोग है। प्रतिकूल घटना हो जाती है भविष्य में। प्रतिकूल से आप क्या समझते हैं प्रतिकूल घटना से? देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जैसे कोरोना वायरस के दौरान व्यवसायी जो हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है, काफी हानि हुई है उनको। तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि ऐसी घटना भविष्य में हो जाएगी। ये प्रतिकूल घटना थी। उन्होंने सोचा था कि व्यवसाय और बढ़ेगा और ज्यादा लाभ होंगे, लेकिन एकदम से ऐसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की वजह से उनको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। ये हमने अभी डिस्कस किया कि व्यवसाय का संबंध किसके साथ होता है, भविष्य के साथ, और भविष्य कैसा है, अनिश्चित। तो जोखिम किसकी वजह से होता है, अनिश्चितताओं के कारण। और इसी में अगला जो पॉइंट है, व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। व्यवसाय किस प्रकार का है वहां उसमें उतना ही ज्यादा। जैसे हम ये ले लेते हैं कि एक बिजनेसमैन फ्रूट्स का और वेजिटेबल का बिजनेस करता है, तो क्या होगा, उसका व्यवसाय अब मान लीजिए उसका प्रोडक्ट ना बिके कुछ दिनों तक, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहां पर जोखिम ज्यादा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। जोखिम से कोई भी व्यवसायी बच नहीं सकता। व्यवसायी ए सोचे कि मुझे जोखिम नहीं है, मुझे कोई हानि नहीं होगी, और व्यवसायी बी को ही सारी हानियां होंगी, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यवसायी को जोखिम को वहन करना पड़ सकता है भविष्य में। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। यदि व्यवसाय बड़ा है तो जोखिम ज्यादा होगा, और व्यवसाय का आकार छोटा है तो वहां जोखिम की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। जोखिम का प्रतिफल लाभ। जोखिम उठाता है कोई व्यक्ति तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है। एक व्यवसायी यदि जोखिम उठा रहा है तो उसका प्रतिफल, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन पॉइंट है कि व्यावसायिक जोखिम के क्या कारण होते हैं और या व्यावसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि एक व्यवसायी को अगर ये पता चल जाए कि जोखिम किन कारणों से होता है,
तो उन कारणों को वो खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको वो कम करने का प्रयास कर सकता है, ताकि हानि ज्यादा होने की बजाय होगी तो सही, लेकिन उसको मिनिमाइज कम किया जा सकता है। तो व्यवसायिक जोखिम के जो कारण हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण, तीसरा कर्मचारियों की बेईमानी, और चौथा क्या है, अन्य कारण। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस कारण के अंदर कौन कौन से हमारे बिंदु शामिल हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जो हमें प्रकृति के कारण किसी भी व्यवसाय को हानि होने की जो संभावना रहती है, तो उसमें ये सभी कारण आते हैं। तो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? मौसमी परिवर्तन, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक प्रकोप। तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मौसमी परिवर्तन और भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं, अन्य प्राकृतिक प्रकोप कौन से होते हैं, तो इनको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, जैसे कि आज आप देख रहे हो, ड्यूरिंग लॉकडाउन कितनी बार अर्थक्वेक या भूकंप जिसे हम कहते हैं आया है, और एक नहीं काफी जगह पर आया है, और इस भूकंप के कारण क्या है, काफी नुकसान हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। जो पृथ्वी है उसकी भीतरी जो परत है, उनके अंदर जो कोई ऐसी हलचल होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से भूकंप के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। तो एक व्यवसायी ने ये व्यवसाय खड़ा किया होगा किसी समय, और क्या सोचा होगा कि मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन देखिए ये प्रकृति के जो प्रकोप हैं उसकी वजह से क्या हुआ, सारा बिजनेस तहस नहस हो गया। अगला है अन्य प्राकृतिक प्रकोप। प्यारे बच्चों, जैसे कि अब आपने देखा कि ये जो टिड्डी दल आया था हमारे हरियाणा में भी, तो ये प्राकृतिक प्रकोप, और फसलों पर इसने अटैक किया। और ये इस प्रकार से आता है कि करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल आता है, और जो फसलें हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा अन्य प्राकृतिक प्रकोप में। तो एक व्यवसायी का, मान लीजिए फसल करने का, फसलों का ही बिजनेस कुछ ऐसा किया हुआ है उसने, और ये टिड्डी दल का हमला हो जाए, तो उसके जो उसने सोचा तो ये था कि मुझे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप की वजह से क्या हुआ, उसको हानि होने की संभावना बन जाती है। अगला है मौसमी परिवर्तन। ये भी अब हम देख चुके हैं कि अभी पीछे जो है काफी ऐसे वो आए हैं, जब मौसम में परिवर्तन होने की वजह से तूफान, आंधी और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसका भी हमारे व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय क्या सोचता है कि मुझे लाभ हो, लेकिन ये मौसमी परिवर्तन, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो इनकी वजह से भी क्या होगा कि एक व्यवसाय में काफी हानि होने की संभावना बनी रहती है। तो ये हमारे क्या है, प्राकृतिक कारण। इसी में हमारा अन्य प्राकृतिक प्रकोप में आजकल जो चल रहा है, तो ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें व्यवसायियों को बहुत हानि हुई है, और हो भी रही है। क्योंकि अब चाहे लॉकडाउन बेशक खुल गया है, लेकिन जो मार्केट में एक व्यवसायी बैठा हुआ है उसके पास सेल इतनी नहीं है, कस्टमर जिनको बहुत जरूरी चीजें खरीदनी है वही मार्केट में जा रहा है। तो ये प्राकृतिक प्रकोप का काफी प्रभाव पड़ा है व्यवसायी के ऊपर। और ये कैसा है, ये देखिए, कोविड-19 का कोई अंदाजा व्यवसायी को नहीं था, लेकिन एकदम से ऐसी घटना घटी तो इसका उसके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा और उसको हानि हुई। तो ये जोखिम कहलाता है। ये सारे हमारे प्राकृतिक कारण थे। इसी में आगे आ जाता है मानवीय कारण। मानवीय कारण में कौन कौन से, जो मनुष्य से संबंधित है। एक व्यवसाय में कौन कौन ऐसे व्यक्ति, मानव कौन कौन है, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं व्यवसाय के अंदर, ग्राहक जो वस्तुएं खरीदते हैं व्यवसायी से, फिर उसके बाद जो हड़ताल और तालाबंदी कर देते हैं वर्कर्स, और असावधानी से काम करना। तो ये मानवीय कारण है जिनका संबंध किसके साथ होता है, मनुष्य के साथ। चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वे ग्राहक हों। तो इसी के एग्जाम्पल को अब हम डिटेल में देख लेते हैं। कर्मचारियों की बेईमानी। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय के संपत्तियों में गबन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीजें छिपा लेते हैं, और क्योंकि जो मालिक होता है उसका सारा काम लगभग कौन करते हैं, कर्मचारी करते हैं।
तो कर्मचारी जैसी स्थिति दिखाएंगे मालिक को तो वैसा मालिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर बिजनेस में सब कुछ कर्मचारी संभालते हैं तो वहां पर संभावना रहती है कि कर्मचारी बेईमानी कर सकते हैं। संपत्तियां वो गबन कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय की संपत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? कर्मचारियों की बेईमानी। और कर्मचारी यदि बेईमानी करेंगे तो एक व्यवसायी को लाभ होंगे कि हानि होगी? ऑब्वियसली उनको क्या होगा? हानि होगी। अगला है ग्राहकों की बेईमानी। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कस्टमर इतने सारे खड़े हुए हैं। जो सेलर है या जो बिजनेसमैन है वो कई बार क्या होता है कि कस्टमर चोरी भी कर लेते हैं, ग्राहक जो है वो बेईमानी कर लेते हैं। जो व्यवसायी है उसका ध्यान भटकाकर कई बार जो चीजें चुराने का काम कस्टमर करते हैं। तो ये क्या है? हमारा ग्राहकों की बेईमानी। यदि ग्राहक इस प्रकार से बेईमानी करते हैं, कई बार न्यूज में भी हम देखते हैं कि ग्राहक लेडीज, और वो दिखाते हैं कि लेडीज भी शामिल हो जाती है कई बार इस तरह से, और ज्वेलरी शॉप पे चीजें चुराते हुए एक बार न्यूज दिखाई गई थी। तो ये ग्राहकों की बेईमानी से भी एक व्यवसायी को क्या होता है? हानि होने की संभावना बनी रहती है। हानि होगी बिल्कुल अगर वे वस्तुएं चुराएंगे या बेईमाना करेंगे तो। अब अगले इसमें आप देख पा रहे हैं पिक्चर में हड़ताल व तालाबंदी। जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वे कई बार अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या कर देते हैं? हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी व्यवसाय में प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो क्या होगा? सेल भी नहीं होगी। सेल नहीं होगी तो एक व्यवसायी को लाभ होने की बजाय क्या होगी? हानि होगी। तो हड़ताल और तालाबंदी जैसी घटनाएं एम्प्लॉइज के द्वारा कई बार की जाती हैं, जिसकी वजह से व्यवसायी को क्या होता है? लाभ होने की बजाय क्या होगा? हानि होगी। अब आगे हमारे जो कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या शामिल है देखिए। सबसे पहले फैशन में परिवर्तन, उसके बाद मूल्यों में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट है इसी में प्रतियोगिता का प्रभाव, और चौथा आ जाता है ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। तो इनको हम डिटेल में जान लेते हैं उदाहरण सहित। तो देखिए बच्चों, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि फैशन में परिवर्तन हो जाता है। एक व्यवसायी ने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्शन कर ली, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर ली। और प्रोडक्शन किस चीज की? जैसे कपड़ों में हम देखते हैं ज्यादातर फैशन में कहाँ परिवर्तन आता है? कपड़ों में। कोई मान लीजिए कपड़े का व्यापारी है और उसने रेडीमेड गारमेंट्स का उसकी शॉप है, उसने प्रोडक्शन की है या खरीद लिया है माल जिसको वो लाभ के ऊपर बेचेगा। और क्या हुआ कि कस्टमर जो है वो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो बिहेवियर होता है वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है, समय के अनुसार वो परिवर्तन करता रहता है, उसकी आदतों में परिवर्तन आता रहता है। तो जो कस्टमर है वो अब नए प्रोडक्ट को पसंद करने लगा, और जो व्यवसायी ने इतना सारा प्रोडक्शन किया या माल खरीद के रखा हुआ है बेचने के लिए, तो अब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। उसने देखा कि मार्केट में और लेटेस्ट फैशन की चीजें आ गई है, फैशन का कपड़ा आ गया है, तो अब क्या है? वो उस व्यवसायी का माल नहीं खरीदेगा। अब देखिए, जब वो व्यवसायी का माल नहीं खरीदेगा तो उसको लाभ होने की बजाय क्या होगा? हानि होगी। उसका स्टॉक एज इट इज पड़ा रहेगा, कोई उसको परचेज नहीं करेगा। तो फैशन में परिवर्तन होने की वजह से एक व्यवसायी को काफी नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। नेक्स्ट है मूल्यों में परिवर्तन। मूल्यों में परिवर्तन का क्या अर्थ है कि जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं कि कपड़ा व्यापारी है और उसने पहले रॉ मटेरियल, यदि वो मैन्युफैक्चरर है, खुद मैन्युफैक्चर करता है, तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, मशीनें खरीदी होंगी, ये सारी चीजें खरीदी होंगी उसने। और क्या आ जाए, अब उसको प्रोडक्ट जो बनाया उसने, उसकी कॉस्ट क्या आई, उसको जितना उसने खर्चा किया उसमें अपने लाभों को जोड़कर उसका सेल्स प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए जो मशीन उसने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आज वो 50,000 में मिल रही है मार्केट में, मूल्यों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो क्या हुआ? अब उसी प्रोडक्ट को अगर हम आज बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। मान लीजिए कंपनी बी जो है वो वही मशीन 50,000 में खरीद रही है। ठीक है, तो क्या होगा? कंपनी बी की जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने की कम आ रही है। तो अगर वो कंपनी
ए कंपनी से ज्यादा लाभ भी उसमें ऐड कर दे तो सेल प्राइस क्या होगा, तब भी उसका कम होगा। तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ए के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, वो बी के प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो मूल्यों में परिवर्तन की वजह से भी व्यवसायी को हानि का सामना करना पड़ सकता है। उसके पश्चात है ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। कस्टमर जो है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। तो कस्टमर जब किंग है तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक व्यवसायी क्या करता है, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है। उसको कैसे सुविधाएं प्रदान करता है, सर्विसेज देता है, आफ्टर सेल सर्विस देता है। कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करने, रिपेयर करने की गारंटी देता है। और कस्टमर को वो क्या चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए। तो इस प्रकार की सारी बातें एक व्यवसायी को ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि यदि ग्राहक सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसका बिजनेस जो है वो लंबे टाइम में नहीं चल पाएगा। तो ग्राहकों को जब सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं तो एक व्यवसाय को खर्चे भी करने पड़ेंगे इस चीज के ऊपर। तो इस प्रकार से वहां पर उसके जो लाभ हैं व्यवसाय के, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रतियोगिता का प्रभाव। अब हम ये देखते हैं कि नई नई कंपनीज जो है मार्केट में आ रही हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे थे। तो दूसरे व्यक्ति ने देखा कि इस बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट है, और वो क्या करता है, वो उस बिजनेस में आने के लिए प्रयास करता है। नई नई कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो गई हैं। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ये कंपटीशन जो है, इसकी वजह से व्यवसायी को कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे उसको लाभ होने की बजाय क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यवसायी ने प्रोडक्ट बनाया, और जब उसने बनाया तो पुराने टाइम की जो मशीनें हैं वो उसके पास थी, तो बनाने की कॉस्ट ऑब्वियसली क्या आई होगी, ज्यादा आई होगी। और जब नई कंपनी मार्केट में आती है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है साथ में, तो क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ जब प्रोडक्ट बनाएगी तो उसका जो कॉस्ट है वो कैसी होगी, कम होगी। और कॉस्ट कम होगी तो जो उसका सेल प्राइस है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो अब जो कस्टमर है वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। या फिर क्या करना होगा, पहले वाले व्यवसायी को अपना सेल प्राइस क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर वो प्राइस कम कर देता है तो संभावना है कि कस्टमर दूसरी कंपनी की ओर शिफ्ट ना करे। तो पहला व्यवसायी जब अपने प्राइस कम कर देता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ सकता है, और कई बार तो कॉस्ट प्राइस से कम में भी बेचना पड़ सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर स्विच कर जाएंगे दूसरी कंपनी की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या है, अगर वो प्राइस कॉस्ट से भी कम कर दे तो वहां तो उसको हानि हो ही रही है। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता, कंपटीशन जो है वो काफी प्रभाव डालता है, जिससे एक व्यवसाय को हानि होने की संभावना बनी रहती है। तो ये आर्थिक कारण में आ जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे अन्य कारण। अन्य कारण में प्राकृतिक कारण, तकनीकी कारण, यांत्रिक कारण और प्रबंधकीय कारण। तो इनको डिटेल में जानते हैं कि अन्य कारण ये कौन कौन से हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो ये देखिए, प्राकृतिक कारण में आप देखिए, इस अपनी पिक्चर में देख पा रहे हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सामने रखी हुई हैं बहुत सारी। आप ये देखें कि इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। जल्दी खराब होने की, शीघ्र नाशवान या पेरिशेबल गुड्स इनको कहा जाता है। तो इनकी प्रकृति जल्दी खराब होने की है। यदि 1-2 दिन तक ये ना बिक पाए तो क्या होगा, ये खराब हो जाएंगी। और व्यवसायी जो है उसको कई बार इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स जो है, यदि वो बिक जाए साथ साथ तो ठीक है, यदि साथ साथ नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा, जिससे व्यवसायी को काफी हानि होगी, ठीक है। और कई बार कस्टमर मतलब इसको ना परचेज करे तो वो क्या करेगा, व्यवसायी कहेगा कि भी कम रेट पर आप ले लीजिए। तो अगर वो कम रेट पर देता है तब भी हानि है। यदि माल बिके ही ना तो 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, उससे भी उसको क्या होती है, हानि होती है। तो ये प्रकृति, वस्तु की प्रकृति कैसी है, उसमें ये भी हमारा किस में आ जाता है, अन्य कारण में। अगला है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी चेंज होकर और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है।
चलिए हम आपसे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल की एक जो पिक्चर है आप इसमें देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ओल्ड स्कूल क्या था कि जब आप स्कूल में गए, टीचर ने बुक के साथ आपको ब्लैक बोर्ड और चौक की सहायता से पढ़ाया। लेकिन अब नया स्कूल कौन सा बन गया है? ई लर्निंग। ई लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। और देखिए ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए कितनी एक वरदान के रूप में साबित हुई है। आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सभी बच्चे आज घर बैठे होते और वो एजुकेशन नहीं ले पाते। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम घर बैठकर भी एटलीस्ट हम अपना सिलेबस कवर कर पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पहले क्या है, टाइपराइटर यूज होते थे, टाइपिंग करने की मशीन होती थी जिससे हम टाइप करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को निकालते थे। बट आज क्या है, लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल है। लैपटॉप की सहायता से हम सारे काम कर सकते हैं। टाइपराइटिंग मशीन से कंप्यूटर हमारे सामने आया, कंप्यूटर से फिर लैपटॉप, लैपटॉप से मोबाइल में सब कुछ आ रहा है। तो मोबाइल में एक बिजनेसमैन अपने सारे रिकॉर्ड रख सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब आप ये देखें, जिस बिजनेसमैन का काम टाइपराइटिंग मशीन का था उसका तो बिजनेस अब बंद हो जाएगा। पहले तो सभी लोग ही खरीदते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी, लैपटॉप वगैरह ये सब कुछ नहीं था, तो टाइपराइटिंग मशीन से ही लगभग सारे काम होते थे। तो व्यवसायी ने टाइपराइटिंग मशीन का प्रोडक्शन करके रख लिया, लेकिन वो बिकेगा नहीं अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है मार्केट में? लैपटॉप की। तो लैपटॉप के आने के कारण जो व्यवसायी है, ये टाइपराइटिंग मशीन बनाने वाला, इसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये है टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी मार्केट में जैसे ही आती है तो उससे क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी से जो व्यवसाय कर रहा है उसका व्यवसाय अब नहीं चल पाएगा और उसको हानि होगी ही होगी। नेक्स्ट है यांत्रिकीकरण। यांत्रिकीकरण में देखिए बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति मशीन बनाने का काम कर रहा है। अगर मशीन को बनाते हुए ही उसमें कोई ऐसा फॉल्ट रह जाए, कोई ऐसा दोष रह जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? मान लीजिए बिजनेसमैन ने मशीन खरीद ली, उसको नहीं पता अभी कि उसके अंदर डिफॉल्ट है, कोई उसके अंदर ऐसा पुर्जा गलत लगा दिया गया है, तो उसको भी नहीं पता। जब वो उसका प्रयोग करेगा तब उसको पता चलेगा। अब आप ये देखें कि उसका कितना समय इस चीज में व्यर्थ होगा। कैसे? मशीन चलाई उसने और उसने ये देखा कि मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये किस में आ जाएगा? हमारा यांत्रिकीकरण में। मशीन अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसको हानि होने की संभावना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रबंधकीय कारण। बच्चों, आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यवसाय में क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। या तो स्वयं करेगा या फिर मैनेजमेंट के लिए वो कुछ पर्सन्स को रख लेता है। जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना आप, इतने सारे व्यक्ति हैं और मैनेजमेंट एक वर्ड आपके सामने दिया हुआ है। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके प्रबंध पर निर्भर करती है, उसकी मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। यदि मैनेजमेंट अच्छी है तो एक व्यवसाय बहुत ग्रो करेगा, बहुत विकास करेगा, आने वाले समय में वो आगे बढ़ेगा। यदि एक व्यवसाय की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो क्या होगा? वो व्यवसाय लाभ अर्जित नहीं कर पाएगा, हानियां होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा? अब मान लीजिए प्रबंधक कुशल है किसी भी व्यवसाय में, प्रबंधक कुशल है तो व्यवसाय को सफलता की सीढ़ियों की ओर वो अग्रसर करेगा। यदि मैनेजर जो है या प्रबंधक जो है वो कुशल नहीं है तो व्यवसाय को हानियां होंगी ही होंगी। तो ये भी एक कारण है कि प्रबंध अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो लाभ होंगे, यदि प्रबंध अच्छा नहीं है तो वहां पर हानि होगी। तो ये आपके कुछ कारण जो है व्यवसाय में जो हानि होने के कारण है, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपने जाना। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आशा है आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और बड़ा इसको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने टॉपिक जो क्या क्या इसमें देखे। बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज, व्यवसायिक जोखिम,
और उसकी प्रकृति और उसके क्या क्या कारण हैं। तो हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया इन पॉइंट्स में। पहला हमने क्या देखा कि इसका अर्थ क्या होता है। जोखिम जो है वो अनिश्चितताओं का परिणाम है, क्योंकि व्यवसाय को भविष्य में लंबे समय तक चलना होता है, तो भविष्य जो है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। फिर हमने व्हीलर की परिभाषा देखी कि जोखिम जो है वो हानि का संयोग है। उसके पश्चात हमने व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि प्रकृति क्या है इसकी, और फिर हमने क्या पढ़े, व्यवसायिक जोखिम के कारण। ठीक है, कारणों में हमने कौन कौन से कारण पढ़े, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। ठीक है, प्राकृतिक में कौन कौन से, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या कोई ऐसी हानि हो जाती है, टिड्डी दल का हमला, तो हमने सभी पिक्चर के माध्यम से, सभी एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को हमने समझा। मानवीय कारण में हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो और जो कस्टमर्स हैं, यदि वो बेईमानी करते हैं तो उससे भी व्यवसाय को हानि होती है। तो मानवीय कारण में ये कारण आ जाते हैं हमारे। आर्थिक कारण में हमने देखा कि फैशन में बदलाव आ जाता है। फैशन में बदलाव आने के कारण क्या होता है, एक व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। दूसरा हमने देखा कि प्राइस जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो मूल्यों में परिवर्तन के कारण, जैसे अब कोरोना वायरस के दौरान वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई हैं। ठीक है, महंगाई क्या है, बढ़ जाएगी, तो मूल्यों में परिवर्तन आ जाएगा। जो वस्तु पहले सस्ती मिलती थी अब वो क्या है, थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि व्यवसायी को वैसे ही लाभ कम हो रहे हैं, तो वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक व्यापारी जो है उसको मूल्यों में परिवर्तन के कारण, किसी व्यवसायी ने मान लीजिए मैन्युफैक्चर करना है, तो वो जो प्रोडक्ट खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो उसको महंगा मिलेगा। तो उसके कारण क्या है, उसको जो प्रॉफिट वो पहले अर्न कर सकता था, जब वो वस्तु कम मूल्य पर उपलब्ध थी, उस समय जो वो प्रॉफिट अर्न कर सकता था, अब उतने प्रॉफिट उसको नहीं होंगे, उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी में हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स के आने से क्या होता है, व्यवसाय को हानि होती है। जो इसके कस्टमर होते हैं एक व्यापारी के, वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या होना शुरू हो जाएगा, इसको हानि होगी। ठीक है, अन्य कारणों में हमने देखा कि एक प्रोडक्ट की जो नेचर है, प्रकृति है, उससे भी व्यापारी को हानि होने की संभावना है। जैसे अब आपने देखा कि कोरोना वायरस के दौरान दूध, फल, सब्जियां, इन चीजों की बिक्री को नहीं रोका गया, क्योंकि पहली बात तो ये सभी की डेली नीड्स की चीजें हैं, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, इनके बिना जो है कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। दूसरा, यदि इन्हें ना बेचा जाता तो ये गल सड़के क्या हो जाती, खराब हो जाती, और इससे जो व्यवसायी है उसको हानि होनी थी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो एक कपड़े का व्यापारी है, उसका कपड़ा दुकान में रखा हुआ है, वो खराब होने की वस्तु नहीं है, तो उसकी प्रकृति खराब होने की नहीं है, वहां पर व्यवसाय को हानि क्या होगी, कम होगी। लेकिन जहां पर वस्तु जल्दी खराब, पेरिशेबल गुड्स है, तो वो क्या है, जल्दी खराब हो जाती है, वहां पर व्यापारी को हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है। और हमने क्या देखा अन्य कारणों में, यांत्रिक कारण, किसी मशीन को बनाते हुए ही उसमें जो है कमी रह जाए, कोई दोष रह जाए, तो जो व्यापारी, जो व्यवसायी उसको खरीदेगा, उसको यूज करेगा, उसके लिए भी क्या है, वो हानि है। पैसे उसने पूरे दिए हैं, लेकिन उसको मशीन जो है वो डिफेक्टेड मिली है, जिससे अब वो अपने प्रोडक्ट को, कई दिन तो उसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको नया प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट, कि प्रबंध जो है यदि कुशल है तो व्यवसाय जो है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। यदि प्रबंध कुशल नहीं है तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। कुशल प्रबंधक व्यवसाय को लाभों की ओर अग्रसर करता है, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होंगे यदि प्रबंधक कुशल हो। यदि प्रबंधक कुशल नहीं है तो व्यवसाय में हानि होगी। तो आज ये हमारा टॉपिक था। तो आपने होप सो आपने इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।